नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम्स चैनल पर। मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं जो एसीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्लासेस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास की क्लास लेकर के आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लेकिन अनअकैडमी की जो टीम है वो आपके लिए पूरी मेहनत कर रही है कि आप अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा हमें हेल्प करना होगा और हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकें। आपके सारे कोर्सेज, आपके सारे सिलेबस को हम अच्छे से कवर कर सकें। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो उसके अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, एडुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल सकेंगी, वीकली क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए करवाए जाएंगे जिससे आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। साथ ही एडुकेटर्स कोशिश करेंगे कि बेहतर और आकर्षक तरीकों के साथ में आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को कवर करा सकें, आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको सही गाइडेंस में तैयारी करवाई जाएगी क्योंकि जितने भी एडुकेटर्स हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम्स का उनको लंबा अनुभव है। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, आरएएस का हो, एसीएफ का हो, आईएफएस का हो, अदर एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स हो, सब जगह आपको एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इस कॉम्पिटिटिव माहौल में एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये सभी सुविधाएं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में प्लस ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको आरपीएससी का थंबनेल दिखाई देगा और उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 1 ईयर और 2 ईयर में से जो भी कोर्स लेना है उस एक कोर्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, अभी अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, वो सभी बच्चों को मैं गाइड करना चाहूंगा कि वो कम से कम 2 साल का कोर्स खरीदे जिससे कि वो अच्छे से क्लासेस को देख पाए, पढ़ पाएं, रिवीजन कर पाएं, डाउट्स को दूर कर पाएं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएं, टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएं। तो ऐसे में 2 साल का कोर्स आपको लेना है और बहुत ही कम दामों में मिल रहा है। साथ ही जो आपका फीस है, जो कोर्स का अमाउंट है, उसको आप और कम कर सकते हैं पंकज 9 रेफरल कोड यूज लेके। यानी आपके दोस्त, यानी मैं पंकज PANKAJ9 पंकज 9 अगर रेफरल कोड आप यूज में लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और उस 10% के डिस्काउंट से आप और फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी का टेलीग्राम ऐप जो है अनअकैडमी आरपीएससी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेंगी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हमें मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हमें लगता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए जो मेहनत हमारी है वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हमारी मेहनत कैसे दिखेगी? हमें हमारी मेहनत दिखेगी जब आप कोर्सेज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे
और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो जब आप मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी टीम को पसंद कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अनअकैडमी को पसंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम भारतीय इतिहास की हमारी ये 3rd क्लास है। अभी तक हमने यूरोपियन देशों का आगमन देख चुके थे कि किस प्रकार पुर्तगाली भारत में आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं डच भारत में आते हैं, और फिर हम डचों के बाद में हमने देखा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के व्यापार करना प्रारंभ कर देती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन की कंपनी के बाद में फ्रांस की कंपनी भी भारत में आती है और यहाँ पर व्यापार करना प्रारंभ करती है। लेकिन कल जब मैंने मेरी आखिरी क्लास छोड़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार एवं राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध होते हैं, संघर्ष होता है। क्योंकि आखिरी में जब अंग्रेज और फ्रांसीसी पुर्तगालियों को पीछे धकेल दिया गया था, डचों को भी मैंने आपको बताया था कि वेंदारा के युद्ध के बाद में, वॉर ऑफ वेंदारा के बाद में अंग्रेजों ने डचों को भारत से पीछे धकेल दिया था। अब कौन बचते हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसी। और अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में वहां यूरोप में भी संघर्ष चल रहा है, जिस संघर्ष का सीधा प्रभाव यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी दिखाई पड़ता है। इसी क्रम में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के युद्ध यानी कर्नाटक के ऊपर आधिपत्य को लेके कर्नाटक पर राजनीतिक कंट्रोल स्थापित करने के उद्देश्य से युद्ध होते हैं। 3 युद्ध इनके मध्य में होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों होते हैं? कर्नाटक के ऊपर ये अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे, व्यापारिक सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से, संसाधनों के दृष्टिकोण से, नेचुरल रिसोर्सेस के दृष्टिकोण से कर्नाटक एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन राज्य था, एक स्थान था जिस पर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसी क्रम में क्या होता है, 1746 से 1748 के मध्य में कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। लेकिन यह युद्ध सीधे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया कि यूरोप में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिसका सीधा प्रभाव भारत पर दोनों कंपनियों के मध्य में दिखाई देता है। इसी संघर्ष के क्रम में 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार यानी ऑस्ट्रिया के ऊपर किसका आधिपत्य हो, हमें ज्यादा विश्व इतिहास में नहीं जाना है, हमें ज्यादा भी पास्ट में नहीं जाना है। यहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जानकारी दे रहा हूं। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिएगा। कल कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, उनका ये कहना था कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये 1857 की क्रांति से लिखा हुआ है हमारे एसीएफ के सिलेबस में। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था दोस्तों कि सिलेबस में 1857 की क्रांति यानी मिड 19th सेंचुरी 19वीं सदी के मध्य से लेके भारत की आज़ादी तक का इतिहास आपको पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको तब ये बात क्लियर कर दी थी कि 1857 की क्रांति को मैं अगर आपको सीधे समझा देता हूं, देखो मैं समझा सकता था आपको कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति जो है वो पिछले 150 वर्षों का परिणाम था। 1857 की क्रांति ऐसे नहीं थी कि 1856 में ही कोई समस्या ऐसी पैदा हुई और उस समस्या के होने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों ने 1857 की क्रांति छेड़ दी। ऐसा नहीं हुआ था। ये कुछ 1 या 2 वर्षों के परिणाम स्वरूप क्रांति नहीं हुई थी। क्रांति के पीछे के जो कारण थे वो पिछले 150 वर्षों का इतिहास था। अब अगर आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, देखिए दोस्तों, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। तो 1857 की क्रांति पर अगर 1 या 2 सवाल आपको मिलते हैं और अगर आप उसे नहीं समझ पाए ढंग से,
तो मेरी और आपकी दोनों की मेहनत और समय दोनों खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम 3 से 4 क्लासेस या 5 क्लासेस 1857 की क्रांति से पीछे जो 100 से 150 वर्ष का इतिहास है उसके जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हम उन्हें देख लें। जानकारी खराब नहीं जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में से ही हमेशा सवाल, कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं आगे पीछे से। समझ रहे हो? तो मेरे जो दोस्त परेशान हो रहे हैं कि सर आप ये इतना पहले से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे के इतिहास की थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो इतिहास यूरोपियन देशों के आने का मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आगे की जो कुछ कक्षाएं भी लेने वाला हूं 1857 की क्रांति से पहले की, ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है आधुनिक भारत का। आप एसीएफ के एग्जाम में भी हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, या फिर कोई और एग्जाम भी जब आप देंगे तो आपको वहां पे ये जरूर मदद करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं? आपका और मेरा दोनों का ही समय का सदुपयोग किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, ये विश्वास आपको रखना है। और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की, बेहतरीन जानकारी हासिल करने की इच्छा अपने मन में रखनी है, तो परेशान नहीं होना है। तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य में हो रहा है। मैंने आपको बताया कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में जो संघर्ष चल रहा है, 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में एक और फ्रांस और दूसरी और ब्रिटेन थे, दोनों के मध्य में यूरोप में युद्ध प्रारंभ हो गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेके, कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी जो था उसके अंदर दोनों ने इंटरफेयर किया और उस इंटरफेयर का परिणाम क्या निकला, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध है उसके क्या कारण थे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के क्या कारण थे, क्या समस्याएं थी, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अगर मैं बताऊंगा तो फिर मैं ज्यादा लीक से हट जाऊंगा। तो मुझे लीक से नहीं हटना है, मुझे रेलेवेंस पे रहना है। तो ये अगर कभी हम, मेरे वो दोस्त जो कभी आईएएस और आरएएस की तैयारी करेंगे एसीएफ के एग्जाम के बाद में, तो आईएएस आरएएस की तैयारी में हम वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मुद्दा है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अभी आपको यह समझना है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ वो भारत में ही शुरू नहीं हुआ था, ये शुरुआत हुई थी यूरोप में। और कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध हो गया, जिसका सीधा सीधा प्रभाव कहां देखने को मिला, भारत में दोनों कंपनियों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांस की कंपनियों के मध्य। फ्रांसीसियों ने जल सेना की सहायता से अंग्रेजों के मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। कल मैंने आपको बताया था कि चेन्नई गांव खरीद करके, चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई गांव खरीद कर मद्रास की स्थापना करी थी, और उस मद्रास पर फ्रांसीसियों ने जल सेना की सहायता से आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार जमा लिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से मदद मांगी और वहां के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता की अपील करी। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे इस समय। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस सेना को 1746 ईस्वी में परास्त कर दिया। अब जो अनवरुद्दीन से सहायता मांगी, इसको परास्त कर दिया फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने 1746 के अंदर। यूरोप में अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि होती है, एक्स ला शापेल की संधि हो जाने से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और भारत में भी ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों का युद्ध समाप्त कर दिया गया और दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो यूरोप में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में, उस युद्ध का परिणाम दिखाई देता है कि भारत में भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। फ्रांस जल सेना की सहायता से मद्रास पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है और उसके बाद में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अंग्रेजों को और कर्नाटक की सेना को हरा देता है
और बाद में हम देखते हैं कि यूरोप में उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो समाप्त हो जाता है एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा। और इस संधि के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में संधि हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों राष्ट्रों की जो कंपनियां हैं वो संधि कर लेती हैं और संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को दोबारा से सौंप दिया जाता है। तो ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है 1749 से 1754 में। इस युद्ध का जो कारण था वो वही था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी अंग्रेज और फ्रेंच जो थे वो कर्नाटक पर अपना अधिकार, राजनीतिक अधिकार स्थापित करना चाहते थे। कर्नाटक पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित करना चाहते थे, साथ ही साथ हैदराबाद पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो इस युद्ध को, ये जो युद्ध हुआ ये फ्रेंच और अंग्रेजों के मध्य में सीधे सीधे प्रारंभ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, भारत में जो नवाब थे उस समय अंग्रेजों ने किन्हीं कुछ नवाबों को सपोर्ट किया और फ्रांसीसियों ने किन्हीं कुछ नवाबों को सपोर्ट किया। जैसे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं हैदराबाद में क्या हो रहा था। हैदराबाद में नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। कर्नाटक में क्या हो रहा था, अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहब। इसे सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज और यहां सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से हैदराबाद और कर्नाटक की राजनीति में अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ही इंटरफेयर करना चाहते थे, दोनों ही अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे। और जो प्रभुत्व अपना कायम करना चाहते थे उसी दिशा के अंदर उन्होंने वहां के जो लोकल लीडर्स थे, वहां के जो उस समय के नवाब थे, उन्हें सपोर्ट करना चाहा। और धीरे धीरे ये युद्ध जो था वो फिर इन नवाबों के थ्रू होता होता अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रारंभ हो गया। लेकिन 1754 में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों के बीच में संधि हो गई जो कि पौंडीचेरी की संधि कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध जैसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहां प्रारंभ हुआ था, इसका जो प्रभाव था, यानी कर्नाटक का तीसरा युद्ध प्रारंभ तो भारत में होता है लेकिन इसका प्रभाव कहां से आता है, यूरोप में। जैसे हमने प्रथम युद्ध में देखा था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेके यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में जो युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। उसी प्रकार कनाडा पर अधिकार को लेके, यूरोप में कनाडा पर अधिकार को लेके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया 1756 से 1763 तक। तो 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया और इंग्लैंड और फ्रांस इसमें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ने लग गए और भारत में भी ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। आखिरी में 1760 में भारत में वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया और उसके बाद में फ्रांसीसी जो ताकत थी वो भारत में कमजोर होती चली गई और अंग्रेजों का प्रभाव, अधिकार भारत में एक कंपनी के रूप में ज्यादा बेहतर तरीके से स्थापित हो गया फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में हरा देने के बाद में। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये तीन युद्ध हुए, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक जानकारी दे दी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में तीन युद्ध होते हैं और इनका परिणाम किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। जो आखिरी में हमें परिणाम दिखाई देता है कि अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा रहता है, अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं और अपना अधिकार और अपनी सत्ता को और मजबूत कर लेते हैं भारत में। बात क्लियर है दोस्तों? तो अब आपको यहां तक ये कहानी समझ में आ गई कि सर महत्वपूर्ण तरीके से भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ
यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, उसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये 4 महत्वपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र थे। और इन चारों इंपॉर्टेंट राष्ट्रों में से अंग्रेज यानी ब्रिटेन इस ऐसा राष्ट्र था जिसने अपना अधिकार व्यापारिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी ज्यादा अच्छे तरह से, ज्यादा बेहतर तरीके से भारत में स्थापित किया। बात क्लियर है दोस्तों? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब यहां से प्रारंभ होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब यहां से प्रारंभ होगा 1857 की क्रांति के घटनाक्रम के कुछ ऐतिहासिक मुद्दे। 1756 के बाद में अब क्या होगा, अंग्रेज जो हैं वो कर्नाटक और हैदराबाद में यानी दक्षिण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर चुके हैं काफी अच्छे से। कहां स्थापित कर चुके हैं? दक्षिण भारत में। अब अंग्रेज क्या चाहते हैं? अंग्रेज थोड़ा पूर्व में, उत्तर में भी अपनी सत्ता, राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये जो सत्ता उन्हें मिलेगी वो बंगाल के होते हुए मिलेगी। कहां से होते हुए मिलेगी? बंगाल। बंगाल जो था उस समय का भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। वर्तमान में जैसे हम देखते हैं पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, फिर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का पूरा हिस्सा, ये सारे राज्य और बांग्लादेश वर्तमान में, बिहार, उड़ीसा, फिर झारखंड आपका भी बन गया है, आसाम का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश पूरा, इन सभी राज्य और हमारे एक पड़ोसी देश को मिला करके पूरा बंगाल बनता था। बंगाल इतना बड़ा था उस समय का। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल जो इतना बड़ा राज्य है, तो अंग्रेज बिल्कुल चाहेंगे बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करना। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो बंगाल पर अधिकार स्थापित करने के लिए क्या होगा, अंग्रेजों में और वहां के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में संघर्ष प्रारंभ होगा। वो संघर्ष एक युद्ध में कन्वर्ट होगा जिसे हम प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने जरूर ही इस युद्ध का नाम सुना होगा। भारतीय इतिहास का एक सबसे फेमस युद्ध है प्लासी का युद्ध। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी। यही वो युद्ध है जिसको जीतने के बाद में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर ली। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे बंगाल, और बंगाल में अंग्रेज क्या चाहते हैं? अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। बात क्लियर है? तो अब देखिए अब क्या होता है इस समय में। बंगाल की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान ने करी थी। किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने करी थी। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने करी। तो अगर सवाल पूछ लिया जाए कि बंगाल की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने करी? मुर्शिद कुली खान ने, और उसने अपनी राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद को। बात क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब वर्तमान में जो स्थिति है वो समझिए क्या हो रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है, इस 1756 के समय में अभी यहां पे शासक था अलीवर्दी खान। कौन था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अलीवर्दी खान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अलीवर्दी खान के बाद में जो नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला। तो आप बोलोगे सर ठीक है, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला नवाब बन गए, लेकिन जो सिराजुद्दौला नवाब बने हैं ये थोड़े विवादास्पद नवाब हैं, कन्फ्लिक्टेड नवाब हैं। क्यों हैं? अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, उसके 3 बेटियां ही थी। क्या? पुत्र नहीं था। तो अक्सर क्या होता है, राजाओं के बेटे राजा बनते हैं, लेकिन अलीवर्दी खान के तो कोई बेटा था ही नहीं, उसके तो 3 पुत्रियां ही थी।
लेकिन अलीवर्दी खान ने पहले ही ये तय कर रखा था कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी है उसका जो बेटा है उसका नाम है सिराजुद्दौला, यानी अलीवर्दी खान का नातिन, सिराजुद्दौला के जो नाना है अलीवर्दी खान। तो सिराजुद्दौला को नवाब बनाना तय किया गया था अलीवर्दी खान जब जिंदा थे। बात क्लियर है? तो 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों में भी सबसे छोटी जो बेटी है उसका जो बेटा है सिराजुद्दौला, उसको नवाब बना दिया जाता है बंगाल का अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें परेशानी क्या है? अरे थोड़ा सोचो, मुद्दा राजनीति का भी है और मुद्दा सत्ता पावर का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। तो क्या सब खुशी खुशी उसको नवाब बनने देंगे क्या? नहीं। यहां जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनेगा, सिराजुद्दौला के कुछ दुश्मन पहले से ही तैयार बैठे हैं। सबसे पहला दुश्मन कौन है? सबसे पहला दुश्मन है उसकी खुद की मौसी, और उसका नाम था घसीटी बेगम। नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा। घसीटी बेगम उसकी मौसी थी जो उसकी दुश्मन थी। घसीटी बेगम क्या चाहती थी? अपने बेटे को, जिसका नाम था शौकतगंज को वो नवाब बनाना चाहती थी। शौकतगंज जो था वो हालांकि खुद पूर्णिया करके एक जगह थी, पूर्णिया का नवाब था। बिहार में एक छोटी सी जगह थी पूर्णिया, वहां का नवाब था शौकतजंग। और शौकतजंग किसका बेटा है? घसीटी बेगम का बेटा है। तो सबसे पहले नाराज कौन होता है? घसीटी बेगम, और शौकतगंज जो है वो नाराज हो जाते हैं। दूसरा, अलीवर्दी खान का सेनापति था मीर जाफर जो है वो बहुत ही एक शानदार कमांडिंग ऑफिसर था, एक बहुत ही अच्छा सेनापति था, ब्रेव था, अच्छी रणनीति बनाता था और बड़ी ही कुशलता के साथ युद्ध जीतने में सक्षम था। तो मीर जाफर को क्या लगता था कि अलीवर्दी खान के बाद में बंगाल का नवाब मैं बनूंगा, क्योंकि मैं कैपेबल हूं, एक अच्छा कमांडिंग ऑफिसर हूं, एक अच्छा लीडर हूं। ठीक है। इसके अलावा कुछ वहां के जगत सेठ और राय दुर्लभ करके कुछ लोग थे, वो भी नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं जो उनके नातिन हैं। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही उनके कुछ दुश्मन पहले से ही सामने आके खड़े हो गए हैं। घसीटी बेगम जो उनकी मौसी है, मीर जाफर, शौकतगंज, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ये सब कौन है? सिराजुद्दौला के दुश्मन हैं जो नहीं चाहते हैं कि सिराजुद्दौला नवाब बन करके रहे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये तो कहानी है सिराजुद्दौला के नवाब बनने की और सिराजुद्दौला के दुश्मनों की। अब सिराजुद्दौला क्या करेगा? सिराजुद्दौला अपने दुश्मनों को थोड़ा साइड करना स्टार्ट करेगा, उन्हें हटाना प्रारंभ करेगा। तो मीर जाफर जो सेनापति था बंगाल का, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया। बात क्लियर है? मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया और उसकी जगह मीर मदान करके एक सेनापति नियुक्त कर दिया। घसीटी बेगम जो उसकी मौसी है उसे उसने जेल में डाल दिया सिराजुद्दौला ने, और शौकत जंग के साथ में मनिहारी नामक जगह पर एक युद्ध लड़ा जिसे मनिहारी का युद्ध कहते हैं, वहां पर उसकी हत्या कर दी और उसको मार दिया। जगत सेठ और राय दुर्लभ छोटे मोटे कुछ वहां के व्यापारी टाइप लोग थे, उनको उसने ध्यान नहीं दिया। तो उसने जो मेन 3 उसके दुश्मन थे, घसीटी बेगम को जेल में डाल दिया, मौसी थी, थोड़ी इज्जत के साथ में जेल में डाल दिया। मीर जाफर को उसके सेनापति के पद से हटा दिया और शौकत जंग के साथ में मनिहारी का युद्ध लड़के उसको हरा दिया और उसको मार भी दिया। तो अपने दुश्मनों को थोड़ा सा उन्होंने क्या कर लिया? कंट्रोल में कर लिया। बात क्लियर है दोस्तों? तो अब नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के सामने जो चैलेंज है वो कौन है? अंग्रेज। तो सिराजुद्दौला ने अब क्या किया? सिराजुद्दौला को पता लगता है कि अंग्रेज जो हैं वो एक तो दस्तक प्रथा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दस्तक प्रथा मैंने आपको बताई थी, जो फर्रुख सियर ने दी थी, कल पढ़ा था ना हमने 1717 में। देखिए इधर एक बार दिखा देता हूं आपको।
फर्रुखसियर ने क्या दे दी थी? दस्तक प्रथा दे दी थी। दस्तक प्रथा क्या थी दोस्तों? विदाउट टैक्स बिजनेस करने का अधिकार, बिना टैक्स दिए ब्रिटिश जो थे वो अपनी वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकते थे। बात क्लियर है? तो सिराजुद्दौला को पता लगता है कि अंग्रेज दस्तक प्रथा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दस्तक प्रथा जो थी, जो टैक्स फ्री बिजनेस करने की जो परमिशन दी गई थी, वो कंपनी को दी गई थी, ना कि कंपनी के कर्मचारियों को दी गई थी। लेकिन सिराजुद्दौला देखता है कि कंपनी के कर्मचारी भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही सिराजुद्दौला को दिखाई देता है कि अंग्रेज जो हैं और अंग्रेज सेना जो है, जो कंपनी है, वो राजनीतिक और प्रशासनिक इंटरफेयर कर रही है बंगाल में। तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया। फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश क्यों दिया सिराजुद्दौला ने? मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने जहां जहां अपना व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करी थी, अंग्रेजों ने जिस जिस स्थान पर व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करी थी, उन फैक्ट्रियों की सुरक्षा हेतु उन्होंने किले बनवाए थे। तो ऐसा ही एक फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में बनाया था, क्योंकि कलकत्ता में फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। नवाब को गुस्सा आया और मई 1756 में उसने आक्रमण कर दिया और 20 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। ये कासिम बाजार वही जगह है जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी। तो इसका मतलब कासिम बाजार पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी कि अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब अंग्रेजों को मद्रास में पता चलता है कि सिराजुद्दौला ने हमारे फोर्ट पर, हमारे फैक्ट्रियों पर अधिकार स्थापित कर लिया है। और साथ ही साथ एक घटना और घट जाती है। जो ये किला था, यहाँ के जो गवर्नर थे, ड्रैक नाम था उनका। तो गवर्नर ड्रैक तो अपनी पत्नी के साथ में पहले ही छूमंतर हो गए, भग लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुल 146 अंग्रेज लोग थे जो उस किले में थे। सिराजुद्दौला की सेना ने उन 146, लगभग 146 है, पक्का नहीं है, सवाल नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए बता रहा हूं कहानी के रूप में। सिराजुद्दौला की सेना ने उन 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी बहुत छोटी थी, लोग बहुत ज्यादा थे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी होगी। अगली सुबह जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो कुछ मात्र 23 या 24 लोग बचे थे, बाकी सब मारे गए दम घुटने से। इसे इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी त्रासदी के रूप में भी कहा जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी और काल कोठरी त्रासदी के रूप में भी कहा जाता है। तो सिराजुद्दौला ने लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटी, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, 100 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए। जब मद्रास में पता लगता है अंग्रेजों को, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो अपने सबसे एक्सपर्ट लीडर, सबसे ब्रेव और स्मार्ट लीडर क्लाइव को वॉटसन के साथ में, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन को थल सेना लेकर के कलकत्ता की ओर भेज देते हैं। और कलकत्ता जैसे ही क्लाइव पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम तो आपने सुना होगा, बॉलीवुड मूवीज में जब भी ब्रिटेन के ऊपर, यानी अंग्रेजों के और भारत के मध्य के संघर्ष को लेके जितनी भी मूवीज बनाई जाती है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी होगी, उसमें भी क्लाइव का जिक्र था। तो वहां पे ज्यादातर अंग्रेज अधिकारी जो है वो क्लाइव दिखाया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत ही ब्रेव और स्मार्ट स्ट्रेटेजिकल लीडर था। और वो जैसे ही कलकत्ता पहुंचता है, वो ज्यादा युद्ध नहीं लड़ता है, वो दिमाग से युद्ध लड़ता है। नवाब के जो अधिकारी थे, जिन अधिकारियों को मानिक चंद जिसमें से एक का नाम था, जिसे वो फोर्ट विलियम की जिम्मेदारी नवाब सौंप करके गया था, क्लाइव क्या करता है? उन्हें रिश्वत देता है, क्योंकि क्लाइव को भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमजोरी पता थी, और वो कमजोरी थी उनका लालच। लालच ही वो परिणाम था जिस कारण भारत पहले वहां पे मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और भी अन्य विदेशी शासक, ईरानी आए, सल्तनत काल हम देखते हैं। तो भारतीय शासकों की जो कमजोरी थी, वो कमजोरी यही थी कि हमारे में एकता नहीं थी।
और भारतीय शासक अपने अपने सेल्फ बेनिफिट्स, अपने अपने स्वार्थ को देखते थे। इसी कारण से विदेशी ताकतों को भारत पर अधिकार जमाने में, भारत पर अपनी सत्ता जमाने में ज्यादा समय नहीं लगता था, ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। तो क्लाइव को भी ये बात पता थी। क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने उनको रिश्वत दी और अपनी तरफ मिला लिया। फोर्ट विलियम पर भी दोबारा अधिकार कर लिया और कासिम बाजार पर भी अधिकार कर लिया। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जिस जिस प्रॉपर्टी और जिस जिस स्थान पर अधिकार किया था, अंग्रेजों ने उन स्थानों को वापस हथिया लिया और सिराजुद्दौला के ऊपर दबाव बना दिया। अब सिराजुद्दौला पे दबाव बना, सिराजुद्दौला को डर के मारे, दबाव के मारे अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिस संधि को हम कहते हैं अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिली गई जानी थी। मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को जो सुविधाएं दी थी, मैंने आपको कल बताया था ना फर्रुखसियर के द्वारा, तो वो सारी सुविधाएं अंग्रेजों को वापस मिल गई। वो सुविधाएं किसने छीन ली थी? सिराजुद्दौला ने छीन ली थी। तो अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि के द्वारा वो सारी सुविधाएं जो मुगल शासक ने दी थी, मुगल सम्राट ने दी थी, वो वापस ले ली। और नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों की सारी जब्त फैक्ट्री और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा, फोर्सफुली उसको लौटाना पड़ा। तो जो जो शर्तें थी, जो जो सुविधाएं अंग्रेजों को मिली हुई थी, वो सुविधाएं उन्हें वापस मिल गई, फैक्ट्रियां वापस मिल गई, संपत्ति जो वापस मिल गई, यानी फोर्ट विलियम किला जिस पर सिराजुद्दौला ने अधिकार स्थापित कर लिया था। साथ ही साथ कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम। अंग्रेज बोलते हैं कि सिराजुद्दौला तुम्हारे कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ, मद्रास से हमें यहाँ आना पड़ा, हमारे संसाधन खराब हुए, हमारी गोलियां खराब हुई, हमारा समय खराब हुआ, अब इस सब की भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तो हर्जाने में पैसे दो हमारे को। अब नवाब को हर्जाने में पैसा अलग देना पड़ा, तो नवाब तो पूरे के पूरे लूट गए। समझ में आई? अब क्या होता है? अलीनगर की संधि होगी। अलीनगर की संधि में यह भी तय हुआ था कि सिराजुद्दौला के कार्यों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अंग्रेजों के कार्य में सिराजुद्दौला हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही वार्षिक एक रकम तय की गई थी, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को देंगे। लेकिन हुआ क्या? दोनों ही पक्षों ने जो शर्तें थी उन शर्तों को फॉलो नहीं किया, उन्हें माना नहीं उन शर्तों को। तो अलीनगर की संधि जो थी वो क्या चली गई? वेस्ट चली गई। उसके जो भी शर्तें थी उन्हें ना तो अंग्रेजों ने माना, ना ही सिराजुद्दौला ने मांगा। तो दोनों ने ही नहीं माना, तो परेशान दोनों हो रहे हैं। सिराज भी परेशान हो रहे हैं और अंग्रेज भी परेशान हो रहे हैं। और अंग्रेज अब चाहते हैं कि यार सिराजुद्दौला ने बहुत सर में दर्द कर दिया है, अब हमारे को एक नया नवाब बनाना चाहिए और वो नवाब ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेजों के हिसाब से कार्य करे। यानी अंग्रेज बंगाल में एक कठपुतली नवाब बना करके रखना चाहते थे जो उनके इशारों पर कार्य करे। क्लाइव ने क्या करा? नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचनी चालू कर दी, षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और मीर जाफर की एंट्री होगी दोस्तों। अब कौन? मीर जाफर, जो सेनापति था, जिस सेनापति को सिराजुद्दौला ने हटा दिया था। तो क्लाइव मीर जाफर को कहता है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और हम तुम्हारे को बंगाल का नवाब बनाएंगे। और दोनों ने आपस में गुप्त संधि, सीक्रेट ट्रीटी कर ली और उसे नवाब बनाने का लालच दे दिया। लालच बुरी बला है और ये लालच बुरी बला जो थी वो भारतीयों की सबसे बुरी बला थी। और इसी बुरी बला का परिणाम मैं आपको बता चुका हूं कि विदेशी सत्ताओं को भारत में सत्ता स्थापित करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ज्यादा समस्या नहीं उठानी पड़ती थी। अब क्या हुआ? अब मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ आ गया। सिराजुद्दौला को पता लग गया कि मेरी तरफ जो है काफी सारे क्या किए जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ठीक है, मीर जाफर ने क्या कहा कि अगर मैं नवाब बना तो इसके बदले में, मीर जाफर ने क्या कहा कि अगर मैं नवाब बन गया तो इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का पूरा खर्चा सहन करने का आश्वासन दिया।
और इस षड्यंत्र में जगत सेठ और राय दुर्लभ, मैंने आपको बताया था, जगत सेठ और राय दुर्लभ जो सिराजुद्दौला के नवाब बनने से खुश नहीं थे, ये भी अंग्रेजों से जुड़ गए और एक अमीचंद नाम का और एक व्यक्ति आ गया। तो भैया मेरे प्यारे दोस्तों, मीर जाफर और क्लाइव के मध्य में संधि हो जाती है, ट्रीटी हो जाती है कि अगर मुझे नवाब आपने बना दिया तो मैं आपको कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और आपकी सेना का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बस आप तो एक बार मेरे को सिराजुद्दौला की जगह क्या बना दो, नवाब बना दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को। तो अंग्रेजों ने यस कर दिया, बोले ठीक है भैया, नवाब तुम्हारे को बना देंगे। सिराजुद्दौला को भी ये बात पता लग गई थी कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, तो सिराजुद्दौला, अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, सिराजुद्दौला के सामने उसे युद्ध लड़ना ही था। उसने मीर जाफर को वापस बुलाना चाहा और मीर जाफर ने उसको फॉल्स, झूठे तरीके से बोला कि हाँ मैं आपके साथ हूं। यानी सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बुलाया, क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो था वो एक कुशल सेनापति था, एक कैपेबल कमांडिंग लीडर था। तो सिराजुद्दौला को यह नहीं पता था कि अंग्रेजों और मीर जाफर के मध्य में गुप्त संधि हुई है। सिराजुद्दौला को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। सिराजुद्दौला क्या चाह रहा था कि मीर जाफर अगर वापस आ जाए तो मैं अंग्रेजों को हरा सकता हूं। और मीर जाफर अपनी सेना के साथ आया भी, उसने आश्वासन भी दिया सिराज को कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन युद्ध के दिन सिराजुद्दौला को पता लगता है कि मीर जाफर ने तो धोखा दिया है। तब उसको पता लगा कि मीर जाफर तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। अब 23 जून 1757, ये तारीख याद कर लेना। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों ध्यान से सुनना, नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। यह सेना का बड़ा भाग वो था जो मीर जाफर के कंट्रोल में था। तो सिराज को पता ही नहीं था कि मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ है, उसे बाद में पता लगा। और उस मीर जाफर की जो कमांडिंग कंट्रोलिंग सेना थी उसने हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला की जो सेना कमजोर थी, उसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर को हटा करके मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया था सिराजुद्दौला ने जब वो नवाब बना था। तो आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों की सेना का डटकर के सामना किया। परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा और वह जान बचाकर भागा। लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसको पकड़ लिया और मार डाला और सिराजुद्दौला का चैप्टर क्लोज। बात समझ आई क्या दोस्तों? बात समझ आई? प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था और इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्लासी का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास के सभी युद्धों में से, क्योंकि प्लासी का युद्ध ही वो युद्ध था जिसके जीतने के बाद में, जिसके विन होने के बाद में अंग्रेजों की सत्ता भारत में और भारत के सबसे बड़े राज्य बंगाल में स्थापित हो गई थी। बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें। अब आगे हम बढ़ेंगे और हम एक और युद्ध आज देखेंगे, बक्सर का युद्ध। बहुत साधारण सी बात है, मेरी कहानी को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो, जो ये कहानियां सुनाई ना मैंने आपको, सिराजुद्दौला के दुश्मन कौन थे, सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, कैसे क्लाइव आया, उसने क्या रिश्वत दी, ये सब सवाल नहीं बनेंगे। सवाल क्या बनेगा? प्लासी के युद्ध में सवाल बनेगा 23 जून 1757 तारीख। ठीक है, पहला सवाल बनेगा, ध्यान से सुनना,
पहला सवाल बनेगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, किन के मध्य हुआ? सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य में हुआ। एक बहुत ही फेमस सवाल है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कूटनीतिक विजय कौन सी थी? फर्स्ट डिप्लोमेटिक विन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जवाब होगा प्लासी का युद्ध। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ज्यादा युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा, अंग्रेजों ने कूटनीति से, दिमाग से मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था और उस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने युद्ध को जीत लिया था। बात समझ में आती है? 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, सिराज और अंग्रेजों के मध्य में पहली कूटनीतिक विजय, प्लासी का युद्ध। किस युद्ध के बाद में अंग्रेजों की सत्ता बंगाल में स्थापित हो गई? तो प्लासी का युद्ध इसका जवाब होगा। और प्लासी के युद्ध के बाद में नवाब कौन बना? मीर जाफर। कब बना? 1757 में युद्ध हुआ है तो 1757 में ही बन गया था। 1757 में मीर जाफर जो था वो नवाब बना। कहां का? बंगाल का। नवाब किसने बनाया? कंपनी ने बनाया। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में नवाब कौन बनता है बंगाल का? कठपुतली नवाब, जो अंग्रेजों की कठपुतली है, मीर जाफर। 1757 से 1760 तक यही रहेगा बंगाल का नवाब। ठीक है, 1757 से 1760 तक अंग्रेजों का कठपुतली नवाब मीर जाफर, जिसको इतिहासकार क्या कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। मीर जाफर को कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़। और मीर जाफर जैसे ही नवाब बनेगा तो मैंने आपको बताया था क्या उसने क्या क्या वादे किए थे। उसने वादा किया था कि कासिम बाजार और जो फैक्ट्रियां हैं उनकी किलेबंदी करने की परमिशन दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, और आपकी सेना का यानी कंपनी की सेना का सारा खर्चा कौन उठाएगा? मीर जाफर, जो बंगाल का नवाब है। चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानियां आपको देखनी नहीं है, सुननी है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। प्लासी का युद्ध हो गया है, सिराजुद्दौला मारा जा चुका है, कंपनी जो चाहती थी उसकी चाहतें पूरी होती चली जा रही हैं, उसकी चाहत पूरी हो गई। कठपुतली नवाब मीर जाफर बन गया 1757 में, और मीर जाफर ने जो वादे किए थे वो सारे वादे भी पूरे कर दिए। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद मीर जाफर, क्योंकि भैया बंगाल का नवाब है, भारत के सबसे बड़े राज्य का नवाब है, तो उसको फीलिंग आनी शुरू होगी कि आई एम द नवाब ऑफ बंगाल, आई एम द नवाब ऑफ बंगाल। तो वो थोड़ा थोड़ा अपने अधिकारों का प्रयोग करना प्रारंभ करेगा। और मीर जाफर जैसे जैसे अपने नवाबी अधिकारों का प्रयोग करना प्रारंभ करेगा तो अंग्रेजों को लगेगा कि इसके दिमाग पर नवाबी चढ़ गई है, अब इसकी नवाबी उतारनी पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं अंग्रेज? मीर जाफर के स्थान पर एक नया नवाब बनाते हैं, और वो नया नवाब जो है उसका नाम है मीर कासिम। ये 1760 में नवाब बनेगा और 1764 तक नवाब बना रहेगा। तो आप बोलोगे सर मीर जाफर नवाब बना है, थोड़ा सा नवाबी उसको काम ले लेनी चाहिए थी, अंग्रेजों को थोड़ा तो मीर जाफर को नवाबी इंजॉय करने देना चाहिए था। नहीं दोस्तों, अंग्रेज रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि मीर जाफर गड़बड़ कर सकता है तो मीर जाफर को हटा दो, और मीर कासिम को बना दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का दामाद था, यानी मीर जाफर की बेटी का पति था मीर कासिम। तो ससुर को हटा करके जवाई को बना दिया, समझ गए? ससुर को हटा करके जवाई को बना दिया बंगाल का नवाब। लेकिन मीर कासिम जो था वो और भी थोड़ा सा आगे था। मीर जाफर शेर था तो मीर कासिम सवा शेर था। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने तुरंत अपनी राजधानी बदल दी और मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया और बंगाल की राजधानी मुंगेर में शिफ्ट कर दी। और क्या किया? मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपियन पद्धति के हिसाब से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मीर कासिम ने शस्त्रागार बनाया जहां पे उसने शस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और मीर कासिम ने जो दस्तक प्रथा का दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे उसको भी बंद करने की शुरुआत कर दी।
तो मीर कासिम क्या निकला? सवा शेर निकला। अंग्रेजों ने जिस सोच के साथ में मीर कासिम को नवाब बनाया था, मीर कासिम उसका उल्टा निकला, उसका अपोजिट निकला। सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, सेना का पुनर्गठन किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी ऑन द पैटर्न ऑफ यूरोपियन स्टाइल, जिससे कि वो अंग्रेजी सेना से मुकाबला कर सके। स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था मीर कासिम। और क्या किया? शस्त्रागार बनाया, जहां पे शस्त्र निर्माण, बंदूक बनाना चालू कर दिया, बंदूकों का कारखाना खोल लिया। और दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। अंग्रेज जो दस्तक के दुरुपयोग को रोक रहे थे, यानी दस्तक की जो प्रथा थी, जो दस्तक की फैसिलिटी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी खुद के फायदे के लिए भी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। इसी बात से परेशानी सिराजुद्दौला को भी थी और इसी बात से परेशानी मीर कासिम को भी हुई। बात समझ आई? मीर कासिम ने बहुत सारी चीजें कर दी। अब इन सब चीजों के होने के बाद क्या अंग्रेज मीर कासिम को नवाब रहने देंगे क्या? अब आप सोचो, जब मीर जाफर ने थोड़े से अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए तो ही नवाब से हटा दिया, तो मीर कासिम अब कहां से नवाब रहेगा? उन्होंने 1764 में मीर कासिम को नवाब से हटा दिया। अब आप बोलोगे सर अब किसको बना दिया? अरे दोस्तों, मीर कासिम को हटा के अब दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। यानी कि पहले मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम बना और फिर दोबारा मीर जाफर बना। अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर ज्यादा बढ़िया है, थोड़ी थोड़ी चीजें बिगाड़ता है तो बिगाड़ने दो, पर ये मीर कासिम तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। बात समझ में आती है? तो मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया। लेकिन मीर कासिम अगर इतना इंटेलिजेंट है, इतना ब्रेव है, तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक तो होगा। इंटेलिजेंट और ब्रेव आदमी क्या होता है? ईगोइस्टिक होता है, उसको सेल्फ स्टीम ज्यादा फील होती है, अपनी स्वाभिमान। तो मीर कासिम के ईगो को हर्ट कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। मीर कासिम सीधा जाता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में। किसके पास जाता है दोस्तों? मीर कासिम किसके पास जाता है? इधर देखिए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाता है और वहां से उसके साथ जाता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास में। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम को समझाता है कि अगर हम तीनों की सेनाएं मिलकर के अंग्रेजों के साथ में अगर युद्ध लड़ेगी तो हम अंग्रेजों को हरा देंगे और भारत से बाहर भगा देंगे। फिर हम तीनों मिलकर के, शाह आलम आप मुगल सम्राट रहना, शुजाउद्दौला आप अवध को संभालना और मैं बंगाल को संभालूंगा, यानी मीर कासिम। उसने दोनों को तैयार कर लिया और अब ये तीनों की सेनाएं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, तीनों की सेनाएं अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ेंगी। ये जो युद्ध होगा इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। यह वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को अगले 200 वर्षों के लिए भारत के शासक के रूप में स्थापित कर दिया। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा फरमान और दस्तक के दुरुपयोग और उनकी विस्तारवादी आकांक्षाओं का परिणाम था। अंग्रेज जो अपना विस्तार करना चाहते थे, अपना राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य विस्तार करना चाहते थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम इसी विस्तार को रोकना चाहते थे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो परिणाम ही अंग्रेजों की अगले 200 वर्षों की भारत में भूमिका स्थापित कर देगा। कैसे? बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में। अब सवाल बनेगा, अब क्या सवाल बनेगा? ध्यान से सुनना। सवाल बनेगा कि किस युद्ध के बाद में अंग्रेजी सत्ता भारत पर पूर्ण रूप से, पूरी तरह से स्थापित हो गई? तो जवाब आएगा बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों को कोई नहीं हिला सकता है। अब अंग्रेज 1947 तक भारत में राज करेंगे। तो बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजी सत्ता भारत पर पूरी तरह स्थापित हो गई। और यहां पे इलाहाबाद के अंदर 2 संधियां होती है। संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी अब कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करेगी।
कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, यानी हर साल अब आपको हम मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए दे देंगे और अब आप चुपचाप बैठे रहना, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स कलेक्शन होगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो दीवानी राइट्स हैं, वो सब अब कंपनी को मिल गए हैं। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद 2 जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए कि आप ये 2 जिले संभालिए। और दूसरी संधि क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्नवत थी, जिससे इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया। यानी इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे वो तो दे दिए मुगल सम्राट को, और बाकी किसको दे दिया? नजमुद्दौला को वापस कर दिया। बात क्लियर है क्या? तो ये यहां तक। और इसके बाद देख लीजिए दूसरी संधि में कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रख दी गई। यानी अवध की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी सेना रखेगी, लेकिन अवध की सुरक्षा के लिए जो सेना वहां पर रहेगी उसका खर्चा अवध का नवाब उठाएगा। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई, यानी दस्तक प्रथा, बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। और शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, ये सारी शर्तें थी। इलाहाबाद की पहली संधि, सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, इलाहाबाद की पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो थी वो शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी। बात क्लियर है क्या? तो ये सारी कहानी आज हमने समझी। प्लासी का युद्ध समझा, बक्सर का युद्ध समझा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में कैसे संघर्ष हुआ ये समझा। अब कल की जो हमारी क्लास होगी, अब वो क्लास वो होगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 1857 की क्रांति जो है वो किन कारणों से हुई। उन कारणों के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा कल की क्लास में, जो हमारे सिलेबस का मुख्य हिस्सा है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के पीछे के ये लगभग 100 साल के जो कारण थे वो अब हम बक्सर के युद्ध के बाद में देखेंगे कि भारत में कंपनी का जो व्यापार करने का तरीका, कंपनी का राजनीतिक रूप से कार्य करने का तरीका, कंपनी का प्रशासनिक रूप से कार्य करने के तरीके, जो गलत तरीके थे, उनका परिणाम था 1857 की क्रांति। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो पढ़ाया उसे समझिए, याद करिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।